झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक, इसके द्वारा बनाया गया ब्लूप्रिंट, बायोलॉजी का जो ब्लूप्रिंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस जो बायोलॉजी का जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है क्वेश्चन का, यानी जो मॉडल सेट पेपर है, इसमें टोटल जो सो इसके दो भाग हैं। एक है आपका बॉटनी और एक है आपका जूलॉजी, है ना। तो जो बॉटनी है उससे टोटल आपका 17 क्वेश्चन है बॉटनी से, और जूलॉजी जो है उससे आपका 18 क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो सेट पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये इसका सेकेंड सेट पेपर है ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है क्वेश्चन पेपर का, उसका हम लोग सेकेंड सेट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी वाले सेक्शन को। अब बॉटनी में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप इज, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सूट और रूट के टिप पर प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूट क्या होता है और सूट क्या होता है, और रूट टिप क्या होता है और सूट टिप क्या होगा। तो जो पार्ट्स ग्राउंड के नीचे हो प्लांट का, उसे हम लोग कहते हैं रूट, और जो पार्ट्स ग्राउंड के ऊपर हो वैसे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सूट। ओके, तो इसमें से हमें क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप, ये जो टिप है यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ये जो सूट है ग्राउंड के ऊपर, इसमें जो है सो यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो इसका कुछ आंसर होगा आपका मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू क्यों होगा, चलिए देखते हैं। इसमें जो सो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो रूट ग्राउंड के नीचे यहाँ पर आपका रूट कैप प्रेजेंट होता है, उसके बाद रीजन ऑफ द मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो कि एकदम टिप पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ का जो टिश्यू है वो टिश्यू में जो सेल है वो रेगुलर डिवाइड करते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरिस्टेम टिश्यू। और बेसिकली टिप पर वही प्रेजेंट होता है जो हमेशा ग्रो करते रहे, रेगुलर डिवाइड करते रहे, चाहे वो रूट का टिप हो या सूट का टिप हो। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका मेरिस्टेम टिप। ओके, सेकेंड है मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सेल वॉल इज, जो प्लांट है, प्लांट के पास ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आपका सेल वॉल है। तो यहाँ से जो वाटर का मूवमेंट होगा, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल इज कॉल्ड एपोप्लास्ट, है ना। और बेसिकली अगर सिर्फ वाटर का मूवमेंट बोला जाए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑस्मोसिस कब होगा, जब हायर टू लोअर होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सेल वॉल, तो इसका आंसर होगा आपका एपोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया मीन्स क्या होता है, जो दो जगह रह सके। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका मतलब यह है कि वैसे प्लांट जो दोनों जगह ग्रो कर सकता है, वाटर में भी और लैंड में भी, यानी ज़मीन पर भी और पानी में भी। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस प्लांट। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो दोनों जगह ग्रो करता है, तो आपका ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, C4 साइकिल इज ऑल्सो नॉन अस, क्या इसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, नहीं कहते हैं, कर्व साइकिल भी नहीं कहते हैं, और सेल साइकिल तो कहेंगे ही नहीं, है ना। तो C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हैच और स्लैग नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था। तो इन्हीं के नाम पर भी इसे C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म
ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब रेस्पायरेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो ऐसे कंडीशन में आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पायरेशन कब होता है? हम लोग जनरली जो रेस्पायरेशन करते हैं, हम लोग जो साधारण रेस्पायरेशन करते हैं वो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। लेकिन एन एरोबिक रेस्पायरेशन कब होगा? एरोबिक रेस्पायरेशन तब होता है जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस को लेते हैं और या इसके प्रेजेंस में सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना। और एन एरोबिक रेस्पायरेशन तब होता है जब सेल के अंदर ऑक्सीजन के अब्सेंस में वहाँ पे रेस्पायरेशन हो। तो ऐसे कंडीशन आपका तब होता है जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी हेवी काम करते हैं, दौड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मसल्स जो काम कर रहा है पैर का या हाथ का, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन्स का कमी हो जाता है। और ऑक्सीजन्स के कमी होने के कारण वहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो सेल है यहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होने लगता है। और यही एनाएरोबिक रेस्पायरेशन के कारण जो है सो सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वही लैक्टिक एसिड जो है जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, स्लीट रूट आर फॉर्म्ड। ये जो है सो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लीट रूट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसका आंसर होगा शुगर केन में। शुगर केन में आपको स्लीट रूट दिखाई देता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्लीट रूट होता क्या है और इसका काम क्या है। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे ये आपका शुगर केन लगा हुआ है और ये शुगर केन का आपका नोड है। ये आपका शुगर केन जिसे हम लोग कतारी कहते हैं, ओके। और ये जो शुगर केन है, गन्ना भी कहते हैं, ये शुगर केन है और ये शुगर केन का नोड है। तो नोड के पास से ही एक रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है नोड के पास से। और ये जो नोड के पास से रूट का फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम लोग स्लीट रूट कहते हैं, इसे हम लोग स्लीट रूट कहते हैं। और ये स्लीट रूट जो होता है वो क्या करता है? स्लीट रूट बेसिकली इसे सपोर्ट करता है स्टैंड होने में, खड़े होने में इसे सपोर्ट करता है। तो स्लीट रूट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्लीट रूट आपका शुगर केन में प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना या डिवाइड करना। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें आंसर आपका है ये, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका, विच एमंग द फ्लाविंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। इसमें से कौन है जो प्लांट हार्मोन नहीं है? ओके, ऑक्सिन ये तो प्लांट हार्मोन है, ये जिब्रेलिन भी है, ABA है। लेकिन ये जो इंसुलिन है ये आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, ये आपका एनिमल्स का हार्मोन। और एनिमल्स में भी कहाँ से ये सिक्रेट किया जाता है? तो आपका पैंक्रियास से। पैंक्रियास में भी कौन से पैंक्रियास का कौन सा सेल? तो बीटा सेल से, है ना। तो बीटा सेल पैंक्रियास का जो होता है वहीं से आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और ये बेसिकली आपका एनिमल्स का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू। ग्रीन कलर प्लांट का किससे होता है? स्वाभाविक सी बात है, क्लोरोफिल, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स ये सब कैरोटीनॉइड्स के ही मेंबर हैं। और ये बेसिकली आपका ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कौन? कैरोटीनॉइड्स। तो इसका द ग्रीन कलर, ओके। तो प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? आपका क्लोरोफिल के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स हम किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक का नाम है, लेकिन चलिए इसमें सॉल्यूशंस भी दिया गया है, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि इसका मतलब होता है बिना मिट्टी का खेती करने वाला जो टेक्निक होता है। बेसिकली हमारे इंडिया में ऐसा टेक्निक्स नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी को नहीं रखा जाता है, एक पाइप होता है, पाइप के अंदर यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, जैसा प्लांट, हाँ। और फिर एक यहाँ पर ट्यूब लगा होता है, एक मोटर लगा होता है, एक यहाँ पर ये टैंक बना होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, और इससे पानी यहाँ से सर्कुलेट करते हुए इस पाइप के अंदर जाता है, और यहाँ से वापस फिर यही पानी दोबारा इस टैंक में आ जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगा होता है। ये आपका हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, और यहाँ पर आपको इसी इसी पाइप के ऊपर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है ना। चलिए छोटा सा एक प्लांट बना देते हैं। तो ऐसा जो टेक्निक होता है, इस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें जो पानी जो फ्लो करता है, इसी के अंदर सॉल्यूशंस यानी जो न्यूट्रिएंट उसे ज़रूरत होता है वो यहाँ पर घोला गया रहता है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसे जो जो प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो भी चाहिए वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस पानी में, और वही पानी सर्कुलेट करते हुए इस पाइप से रन करके वापस आ जाता है। तो इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक। तो हाइड्रोपोनिक इज ए वाटर नहीं, सिंपल वाटर नहीं, पानी के साथ इसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। ग्रीन हाउस नहीं, लिक्विड नहीं, सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो हाइड्रोपोनिक क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें प्लांट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है आपका, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज। ये तो 11th के मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है 5 नंबर, उसका सिंपल स्टेटमेंट है, ये फ्लावर होगा, है ना। फ्लावर में भी इसके 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, क्लोरा, एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें से 2 एसेसरी होते हैं और 2 एसेंशियल होते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रैब साइकिल। नेक्स्ट 12th में है, क्रैब साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज। क्रैब साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल को हम लोग TCA साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्रैब साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी कह सकते हैं या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसे हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रैब साइकिल को हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCS साइकिल भी कहते हैं। ओके, और ये बेसिकली एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट आपका है RUBP स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 13, RUBP स्टैंड फॉर, है ना। रूप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, नहीं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट होता है, कोई बात नहीं, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट होता है। ओके, यहाँ पे 1,5 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ओके, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, यहाँ पे इसमें आंसर्स में पूरा नहीं लिखा गया, बट कोई बात नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड, राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी मिल सकता है ऑप्शन में, या फिर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट भी आपको मिल सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th नंबर, द अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नॉन एज। बेसिकली लाइकेन होता क्या है? लाइकेन क्या होता है? लाइकेन 2 ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या समझ लो समूह होता है। इसमें क्या होता है? फंगस भी प्रेजेंट होता है और साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया कह लो या अलगल कह लो, वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? फंगस जो होता है सो साइनोबैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है, यानी ये जो अलगी को फंगस जगह देता है, और वहीं अलगी जो होता है यानी साइनोबैक्टीरिया होता है वो इसे खाना देता है, यानी ये इसे रहने के लिए जगह दे रहा है और साइनोबैक्टीरिया इसे रहने के बदले इसे खाना दे रहा है। तो इस टाइप का एक एसोसिएशन बना होता है। तो बेसिकली लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस जो होता है वो 2
ऑर्गेनिज्म का समूह होता है। किसका किसका समूह होता है? तो वो बेसिकली आपका फंजाई और अलगी का समूह होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन आपका फंजाई प्लस अलगल का ग्रुप होता है ना। ये दोनों का ग्रुप होता है। ये फंजाई को रहने के लिए जगह दिया, बदले में अलगी फंजाई ने अलगी को रहने के लिए जगह दिया, बदले में अलगी ने फंजाई को खाना दिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो फंजाई को हम लोग माइक्रोबिएंट कहते हैं। फंजाई को हम लोग फंजाई को हम लोग माइक्रोबिएंट कहते हैं। ओके, फंजाई को हम लोग माइक्रोबिएंट कहते हैं और अलगल को हम लोग फाइकोबिएंट कहते हैं। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अलगल जो है सो वो क्या है, फाइकोबिएंट है या माइक्रोबिएंट है। ओके, तो अलगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन का जो अलगल कंपोनेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोबिएंट। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गार्ड सेल हेल्प इन। गार्ड सेल जो है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? तो पहले हम लोग बात करते हैं कि गार्ड सेल होता कहाँ है। गार्ड सेल जो होता है वो लीफ में होता है, और लीफ में भी कहाँ? जो अस्टोमाटा होता है, अस्टोमाटा के दोनों साइड में ही गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। ओके, और यही जो गार्ड सेल है ये हेल्प करता है अस्टोमाटा को ओपन होने में और क्लोज होने में। गार्ड सेल जो है ये आपका गार्ड सेल है, और ये अस्टोमाटा के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, या अस्टोमाटा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और यही अस्टोमाटा को ओपन या क्लोज होने में कौन मदद करता है या कौन करता है? तो वो करता है आपका गार्ड सेल। तो बेसिकली गार्ड सेल क्या करता है? लीफ को ट्रांसपिरेशन, यानी जो यहाँ से पानी निकल रहा है, क्या अस्टोमाटा ओपन होगा तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा ना लीफ में, फोटोसिंथेसिस वगैरह में। तो ये क्या चीज़ में गार्ड सेल किस में हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन में। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन सेल, 16 नंबर क्वेश्चन। कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विथ। तो कंपेनियन सेल किससे एसोसिएट होता है? सेव ट्यूब से। फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। फाइटोक्रोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओके, तो फाइटोक्रोम बेसिकली होता क्या है पहले ये जान लीजिए। फाइटोक्रोम एक तरह से सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। जब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो उसे ट्रैप करने का काम कौन करता है? आपका फाइटोक्रोम। ओके, और यही जो फाइटोक्रोम है जब सीड या फिर सीड में भी जो सो लाइट को ये ट्रैप करने का काम करता है, और ये बेसिकली किस में हेल्प करता है? तो फिर सीड जर्मिनेशन में भी और फ्लावरिंग में भी। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड नंबर। फाइटोक्रोम बेसिकली क्या है कि सनलाइट को प्लांट सेल जो होता है उसमें वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हो गया। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे जूलॉजी सेक्शन को। जूलॉजी सेक्शन जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लव एंड डब आर साउंड ऑफ। लव और डब किसका साउंड है? तो लव डब जो आपका हार्ट बीट होता है वही आपका साउंड है लव डब, है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के पास कैसा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है? तो ह्यूमन के पास किस टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है? सिंपल सा आंसर होगा इसका ए नंबर। ओके, इसके बाद है टर्मिनलाइजेशन अकर इन। टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे अकर किया जाता है? क्रोमोसोम का जो टर्मिनलाइजेशन होगा मियोसिस में आप पढ़े होंगे, है ना। तो टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे अकर किया जाता है? डाइकाइनेसिस में, जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन रिजल्ट इन। रेस्पायरेशन का क्या रिजल्ट होता है? जब आप सांस लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है ना। तो क्या आप जब सांस लेते हैं तो क्या आप ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? नहीं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। एनाबोलिज्म ये भी नहीं। ट्रांसफ़र
अब दिख CO2 ये भी नहीं, हम लोग ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं, हम लोग रिलीज करते हैं CO2 को। तो इसका आंसर क्या होगा? रिलीज ऑफ द CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है DCT स्टैंड फॉर। DCT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले हम लोग बात करते हैं DCT कहाँ प्रेजेंट होता है। DCT आपका किडनी का जो सेल है उसमें जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन का कुछ इस तरह का शेप होता है, ये एक सेल है, इस तरह का एक शेप होता है नेफ्रॉन का। यहाँ पर PCT प्रेजेंट होता है और इस जगह पे DCT प्रेजेंट होता है ना। नेफ्रॉन किडनी के सेल में DCT आपका प्रेजेंट होता है और इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिस्टल कोवुलेटिंग ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वायरस इज ये। वायरस क्या एक सेलुलर है, एसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? वायरस क्या है ना। तो पहले बात करते हैं सेलुलर क्या होता है। जो सेल थ्योरी को ओबे करे, जो सेल थ्योरी को माने, है ना। तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर, ठीक है। और जिसके पास साइटोप्लाज्म हो, है ना, और न्यूक्लियस हो, तो उस टाइप के सेल्स को हम लोग कैसा सेल कहेंगे? सेलुलर सेल कहेंगे। तो क्या वायरस के पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। वायरस के पास एक्चुअली न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए वो कैसा है? एसेलुलर है और ये सेल थ्योरी को मानता भी नहीं है। वायरस सेल थ्योरी को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन सा सेल है, कौन सा ऐसा मसल्स है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है? मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस हो। तो ये आपका नॉन स्टेटेड मसल्स है जो कि हॉलो ऑर्गन्स के मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल है, इसका आंसर होगा 6। विच इज ऑल्सो नॉन अस पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक में हम लोग को एक डाटा मिलता है जो स्पेसीज अभी ख़त्म होने वाले हैं, है ना, जो ख़त्म होने के कंगार पे हैं या कुछ कुछ विलुप्त हो चुके हैं। तो इसका एक लिस्ट तैयार किया गया है और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? रेड डाटा बुक में। और इसमें कैसे स्पेसीज़ का डाटा आपको देखने को मिलेगा? इंडेंजर्ड स्पेसीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। थायरोक्सिन किससे सेक्रेटेड किया जाता है? सिंपल है, थायरॉयड ग्लैंड से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाइड्रा में। हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सॉरी, कॉकरोच में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? कॉकरोच में। ओके। और हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन नहीं है। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या है? एल्बो जॉइंट इज। आपका जो घुटना का जो जॉइंट है या जो आपके कोहनी का जो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है? तो वो आपका हिंज जॉइंट है ना। इसमें बाउल सॉकेट वाला जॉइंट होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा है? सेरिब्रम है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 14 वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको स्टार फिश में देखने को मिलेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्टार फिश में। और ये जो स्टार फिश है वो किसका मेंबर है? तो वो आपके इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इसमें क्या होता है? चलिए इसको नहीं डिस्कस करते। वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका स्टार फिश में। और स्टार फिश किसका मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा का। एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर बनता है कि इसमें लोग पॉरीफेरा को भी करेक्ट कर देते हैं, पर वो पॉरीफेरा में क्या होता है? उसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर का। पॉरीफेरा में कैनाल
सिस्टम प्रेजेंट होता है, जबकि इकेनोडर्मेटा यानी स्टारफिश में वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पीएच ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो सलाइवा यानी आपका जो सलाइवा है उसका पीएच आपको 6.8 दिखाई देगा, 6.8 होता है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? क्या वो ग्लूकोज है, क्या वो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है या न्यूक्लिक एसिड है? नहीं। ग्लूकोज किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो ग्लूकोज आपका स्टार्च का सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टार्च का। अमीनो एसिड किसका है? तो अमीनो एसिड आपका प्रोटीन का है। और फैटी एसिड किसका है? तो फैटी एसिड आपका फैट का है। और वही न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वाला, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट इज, तो फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? फैटी एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए। डीएनए आरएनए से कैसे अलग है ना। डीएनए जो है सो आरएनए से कैसे अलग है? तो हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारा डीएनए और ये हो गया हमारे पास आरएनए। ये डीएनए है और ये हमारे पास हो गया आरएनए। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास आपको एडेनिन देखने को मिलेगा, साइटोसिन देखने को मिलेगा, थायमिन भी देखने को मिलेगा और गाउनिन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे आरएनए के पास भी आपको एडेनिन देखने को मिलेगा, साइटोसिन भी देखने को मिलेगा और गाउनिन भी देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन थायमिन की जगह आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है ना। थायमिन के जगह पे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल। डीएनए के पास एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा और गाउनिन होगा। और वहीं आरएनए में भी एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा और गाउनिन होगा। लेकिन ये जो थायमिन है, थायमिन के जगह पे आपको यूरासिल प्रेजेंट मिलेगा, है ना। तो डीएनए जो है सो आरएनए से किस तरह से अलग है? तो थायमिन के बेसिस पे, क्योंकि आरएनए के पास थायमिन के जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल प्रेजेंट होगा, है ना। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका सिंपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।